हाँ, आज हम लोग एसक्यूएल कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और हम लोग पहले डेटाबेस बनाना सीखेंगे, फिर टेबल्स बनाएंगे, फिर हम लोग उसका प्रोसीजर्स बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैकएंड का। एसक्यूएल के अंदर में हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग क्रिएट करते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू स्ट्रक्चर के अंदर में वैल्यू स्टोर कराते हैं, वहां से रिट्रीव करते हैं और मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, वैसे ही ओरेकल है, साइबेस है, डीबी2 है, बहुत सारे डेटाबेसेस है। उसमें से वन ऑफ द काफी यूजफुल और इफेक्टिव डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो, सॉरी, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लेते हो, जैसे भी इसमें एक जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ 19 है, इसका लेटेस्ट भी है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इससे पहले 18 है, 17, 16 था, 14 था। तो बहुत सारे वर्जन इसके हैं एसक्यूएल सर्वर। जैसे हमने विजुअल स्टूडियो के वर्जन देखे ना, वैसे ही इसके वर्जन भी बहुत सारे वर्जन है। तो हम लोग ये 19 यूज कर रहे हैं अभी, मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसमें करवा रहा हूँ। तो आपको गूगल से जाके ड्राइव वहां से इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ में तुम्हें एक एसक्यूएल एक्सप्रेस का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। ये दोनों को इंस्टॉल करने के बाद तुम कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट तुम्हें मिलेगा। अब जैसे विजुअल स्टूडियो, मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो लॉगिन करवाता है तुम्हारा एक्सप्रेस के थ्रू। अब ये देखो एक्सप्रेस का आ गया। तो इसमें एक आईडी आएगा और उसके अंदर में पासवर्ड भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिपेंड करता है कि जब आपने इसको सर्वर इंस्टॉल किया है तो आपने क्या पासवर्ड किया है या फिर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन किया। अगर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन किया है, दैट मीन्स कि देयर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड। अगर आपने सर्वर ऑथेंटिकेशन किया है तो यू हैव टू पुट एवरी टाइम लॉग इन आईडी पासवर्ड जब तुम इसमें लॉग इन करोगे। तो जब ये डेवलपर मोड पे होता है ना, तो वहां पे हम यूज नहीं करते, क्योंकि बार बार आपको ऑथेंटिकेट करना, आपको खुद ही काम करना है, सेम सिस्टम में हो। तो फिर आप यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन पे वर्क कर सकते हो फिलहाल के लिए, जब डेवलपमेंट के लिए। जब जैसे ही आपका डेवलपमेंट पूरा होता है, प्रोडक्शन में जाता है, तो आप यहाँ पे उसका मोड चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये विंडोज ऑथेंटिकेशन हो गया। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करते ही देखो ये सर्वर कनेक्ट हो गया। जितने भी डेटाबेस इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं सारे इसमें यहाँ पे शो होंगे। देखो ये सारे डेटाबेस जो पहले से बने हुए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और जो भी आप बनाओगे वो इसी टैग के नीचे आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका नाम डेमो है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका नाम एसक्यूएल जॉइंस है, इसका नाम टेलीकॉम है। वैसे ही मुझे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो जो भी आपको असाइन होता है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपका डेटाबेस बनाओगे। तो देखो, डेटाबेस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, यूज करने के लिए हम दो मोड से इसमें कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकल और एक नॉन ग्राफिकल, यानी कमांड, यानी कि जीयूआई और सीयूआई। ठीक है। नहीं, ग्राफिकल से भी तुम कर सकते हो और चाहो तो कमांड से भी कर सकते हो, लेकिन पहले तुम जो है वो पहले कमांड से करो, क्योंकि कमांड जो है, जो तुम यहाँ यूज करोगे वही आप फ्रंट एंड में यूज करोगे वहां पे एप्लीकेशन में। राइट। तो मैं आपको आज कमांड बेस पे बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। ये न्यू क्वेरी पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको बोलेगा कि यू हैव टू राइट समथिंग। तो कर्सर का पॉइंटर शो हो रहा है, that means कि you have to write something, you have to enter some commands and the platform will execute it। तो मुझे सबसे पहले कमांड लिखना है टू क्रिएट डेटाबेस। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम, जो भी तुम्हारा डेटाबेस का नाम है, जो तुम प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, जिसका नाम तुम लेना चाहते हो ले सकते हो। मेक श्योर कि उस डेटाबेस का नाम पहले से नहीं होना चाहिए। अगर पहले से हुआ तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं, हाँ, नहीं क्रिएट हो। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, जैसे मेरे को सपोज कर लो, मेरे को डेटाबेस का नाम रखना है चिलफन, चिलफन अंडरस्कोर डीबी। अब मैं चिलफन स्पेस डीबी नहीं ले सकता, ये इनवैलिड हो जाएगा। आपको पता है कि अगर कोई भी फाइल का नाम लेते हैं इसके अंदर में, या कोई ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं, इट्स शुड बी अ सिंगल एंटिटी। तो आपको इस तरह से आपको एक सिंगल एंटिटी लेना है। उसके बाद आप इसे कंप्लीटली उस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करते हो। जैसे ये पूरी स्टेटमेंट को मैंने सेलेक्ट करी, और इसको रन कराने के लिए आप फंक्शन F5, कभी कभी F5 से भी यूज हो जाता है, या डायरेक्टली आपको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। तो मेक श्योर कि ये लाइन सेलेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जिसको भी आपको, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे कई सारे स्टेटमेंट आप लिखोगे, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट को रन कराना है। तो आपको मेक श्योर कि उस पूरी स्टेटमेंट को वन टाइम में सेलेक्ट करके और आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है।
जैसे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे, एक नीचे एग्जीक्यूट करने के बाद एक रिटर्न करेगा वैल्यू, और रिटर्न में अगर आता है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा जो है, ये तुम्हारी डेटाबेस तुम्हारी बन गई है। अगर ये सक्सेसफुली नहीं आता है, इसमें कोई एरर आता है, सपोज करो मैं इसको ये दोबारा रन करा देता हूँ, तो ये एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है? ये बता रहा है कि तुम्हारा जो डेटाबेस है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, इससे पहले स्टेटमेंट में उसने क्या किया था, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया था, कंपाइल करा दिया था। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। इफ यू वांट टू सी द डेटाबेस, यहाँ पे अभी देखो, अभी नहीं दिख रहा है आपको। आप इस पे राइट क्लिक करो और इसको जाके रिफ्रेश करो। देखो आपको वहां पे चिल फन के नाम से एक डेटाबेस नजर आएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चिल फन के अंदर में कुछ टेबल्स क्रिएट करना है। तो मुझे किसके अंदर आना पड़ेगा? इस डेटाबेस के अंदर आना होगा, तभी तो होगा। अभी आप इस प्लेटफॉर्म को जो आपने ओपन किया है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस होता है वो मास्टर नाम होता है। देखो देखो यहाँ पे मास्टर में हो। आपको किसके अंदर आना है? आपको चिलफन डीवी के अंदर आना है, सो दैट यू कैन क्रिएट सम टेबल्स इनसाइड दिस डेटाबेस। तो उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे कमांड के बेस पे, अगर आपको इसको यूज करना चाहते हो, तो आप लिखोगे यूज और उस डेटाबेस का नाम, एंड अगेन सेलेक्ट द स्टेटमेंट, प्रेस F5 या एग्जीक्यूट बटन। अब देखो आप किसके अंदर आ गए? चिलफन डीवी के अंदर आ गए। दूसरा तरीका क्या था? ग्राफिकली अगर आपको चिलफन, हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टली इफ यू वांट टू चूज, यहाँ पे जाके कर सकते हो, किसी भी डेटाबेस के अंदर में डायरेक्टली जा सकते हो तो। ऐसे भी दो तरीके हैं आपके पास में, ग्राफिकल और वैसे। नाउ अब मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। अभी ये मुझे एक टेबल क्रिएट करना है इसके अंदर में, तो मुझे यहाँ पे टेबल के लिए क्रिएट कमांड लिखना पड़ेगा। जो एसक्यूएल सर्वर है ना, उसके एसक्यूएल सर्वर के अंदर में 5 कैटेगरीज होती है। इसकी 5 अपनी कैटेगरी है। एक होता है डीएमएल, और एक होता है डीटीएल, और एक होता है डीक्यूएल, और एक होता है डीसीएल, और एक होता है टीसीएल। ये 5 कैटेगरीज हैं। हम लोग बेसिकली जो कैटेगरी यूज करते हैं वो 3 कैटेगरी यूज करते हैं। पहला करते हैं डीडीएल, जो भी मैं कर रहा हूँ। डीडीएल के थ्रू आप क्या कर रहे हो? टेबल को क्रिएट करोगे, टेबल को अल्टर करोगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। एसक्यूएल की 5 कैटेगरीज है, जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं अभी डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं डेटा को। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डिफाइन अ टेबल। तो टेबल को डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमने लिखा, सपोज कर लो लॉगिन यूजर इज द नेम ऑफ टेबल। ये भी एक सिंगल एंटिटी होगा। मेक श्योर ब्रैकेट ओपन करोगे, इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे। सबसे पहला जो है कॉलम, उसका नाम सपोज कर लो ईमेल आईडी है, तो मैंने लिखा ईमेल अंडरस्कोर आईडी या ईमेल आईडी एक साथ। ईमेल आईडी जो है उसका डेटा टाइप क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल स्टोर ईमेल आईडी कॉलम? तो ईमेल आईडी जो होता है वो, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो हमें क्या लेना है? हमें कुछ ऐसा लेना है जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वैर कैर। डेटा टाइप का नाम है वैर कैर, यानी कि वेरिएबल एंड कैरेक्टर। VARCAR, वैर कैर। अगर आप वैर कैर डेटा टाइप यूज करते, जैसे वहां पे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के अंदर में डबल कोट्स में हम कुछ भी ले लेते थे, उसी तरह से यहाँ पे है वैर कैर। वहां पे वैर स्ट्रिंग में क्या था कि वहां पे कोई साइज का नहीं था, लेकिन यहाँ आपको साइज बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ईमेल आईडी जो कॉलम है, उसमें आप कितना स्पेस, कितना डेटा लेना चाहते हो, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए। आप नंबर ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 30 कैरेक्टर्स या 35 कैरेक्टर्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल आईडी कॉलम, उससे ज्यादा ना हो, तो हम क्या ले लेंगे? ईमेल आईडी varchar 30। अगर मैं ये चाहता हूं साथ में कि जो मेरा टेबल है, उस टेबल के अंदर में जो ईमेल आईडी है वो रिपीटेड ना हो, मतलब एक बार अगर मैंने, कोई यूजर ने, किसी यूजर ने अगर रजिस्टर कर दिया, तो सेम यूजर अगर दोबारा आता है तो उसको बताए कि दिस आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मुझे एक इस कॉलम को क्या बनाना होगा? मैं चाहता हूं यूनिकनेस प्रोवाइड करना, इस कॉलम को यूनिक प्रोवाइड करना, तो मुझे इसमें एक कॉलम ऐड करना होगा, इसका नाम है प्राइमरी की। इसको मैं प्राइमरी यूज करना चाहता हूं कि इसकी बिहाफ पे सारे जो नॉन कीज हैं, सारे जो कीज हैं वो कॉल हो जाए। मतलब आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको एक प्राइमरी की दी गई, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका रोल नंबर, जो प्राइमरी की, जिसके थ्रू तुम फेच हो रहे हो। तुम्हारा नाम जो है प्राइमरी की नहीं है,
क्योंकि तुम्हारे नाम के कई सारे लोग होंगे वहां पे, तुम्हारे एड्रेस, तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी सिटी जो तुम्हारी है, तुम्हारा कोर्स, ये प्राइमरी की नहीं बन सकता है। प्राइमरी की किसको हम बनाएंगे? जो जो कि मुझे लगता है वो यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा हो। तो जैसे मैं ये टेबल बना रहा हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन का, इसके अंदर में यूनिकनेस में क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, उसका नाम भी होगा, उसकी ईमेल आईडी भी होगा, उसकी पासवर्ड भी होगा, उसका लाइक उसके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है। आप बोलोगे सर मोबाइल नंबर हो सकता है, मैं ये कहूंगा हो सकता है एक ही घर के अंदर में दो यूजर एक ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, फिर क्या करोगे? तो वहां तो यूनिकनेस नहीं है ना। नाम नहीं हो सकता, उसका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हो सकता, उसका पासवर्ड भी नहीं हो सकता है दो लोगों के सेम पासवर्ड में भी ना। तो इस तरह से हम लोग उस कॉलम को यूनिकनेस नहीं ले सकते हैं। यूनिकनेस लेने के लिए हमें उस पर्टिकुलर किसी एक ऐसे कॉलम को डिसाइड करना पड़ेगा जो कि मेरा कॉलम लगता हो कि वो यूनिक प्रोवाइड कर रहा है ना? उसी को हम लोग लेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैंने प्राइम ईमेल आईडी किसको बना लिया? ईमेल आईडी को मैंने क्या बना दिया? क्या चाहता हूं मैं बनाना? मैं चाहता हूं ईमेल आईडी जो है वो प्राइमरी की हो, यानी कि एक कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट के लिए हम उसको क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की, ठीक है, दैट्स इट। इसको अब मुझे दूसरी स्टेटमेंट लिखनी है तो उसको कॉमा से हम टर्मिनेट करते हैं। एक कॉलम को अगर टर्मिनेशन करना हो तो वहां पे हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद हम नीचे आते हैं, दूसरा कॉलम मुझे स्पेसिफाई करना है, सपोज पासवर्ड। तो मैंने लिखा पासवर्ड कॉलम का नाम। पासवर्ड मैं क्या चाहता हूं? अगेन मैं पासवर्ड में भी चाहता हूं कि भाई पासवर्ड की जो वैल्यू हो वो लाइक कैरेक्टर नंबर दोनों स्पेशल कैरेक्टर हो, तो मुझे यहाँ पे भी वैर कैर यूज करना होगा, वैर कैर। ठीक है, वैर कैर के बाद मैंने इसका साइज मैंने दे दिया 10। 10 कैरेक्टर से ज्यादा स्पेसिफाई ना हो, मतलब ज्यादा एक्सेप्ट ना करे, इसे 10 मैक्सिमम। कॉमा दे देंगे अगेन दूसरी करेक्ट दूसरे उसके लिए। अब चाहता हूं मैं यूजर का नेम भी आ जाए, तो मैंने लिखा यूजर अंडरस्कोर नेम। यूजर के नेम में भी मैंने क्या किया? वैरकर कर दिया, वैरकर। और इसका भी नेम के लिए मैंने दे दिया लाइक 15 करेक्टर। नेम के बाद मुझे चाहिए उसका मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर चाहिए। तो मैंने मोबाइल के लिए एमओबी कर दिया, या पूरा लिख देते हैं मोबाइल एनओ। और अगर मैं यहाँ पे वैरकर लेता हूँ तो यह +91 वाला भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वैरकर ना हो, सिर्फ उसका नंबर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आप इंट ले सकते हो। लेकिन इंट के साथ यह पंगा ये है कि इंट के अंदर में आप लेते हो तो ये इंट में क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 8 करेक्टर ही लेगा, क्योंकि 4 बाइट का होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, या तो आप इसको बिग इंट ले सकते हो। बिग इंट ले लोगे तो ये 16 डिजिट का लेता है, तो इसमें आपका हो सकता है। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैक्सिमम डेटा को ना एक्सेप्ट जो करवाते हैं हम लोग वैरकर या एन वैरकर में ले लेते हैं। वैरकर या एन वैरकर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एन वैरकर और वैरकर मैं आपको भी बताता हूँ। सपोज करो मैंने इसको ले लिया एन वैरकर, एन वैरकर, और इसका साइज मैंने स्पेसिफाई यहाँ पे कर दिया लाइक 20, 15 कर देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैरकर एंड एनवैरकर? ये क्या है कि यहाँ मैंने यहाँ पे वैरकर लिया है सब में, यहाँ पे मैंने एनवैरकर लिया है। एनवैरकर इज अ वेरी फ्रूटफुल। क्यों? क्योंकि जो एनवैरकर होता है ना, ये होता है डबल इन साइज। इफ यू आर टेकिंग 15 करेक्टर, 15 ये लेगा 30। और ये डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक इन नेचर का मतलब ये होता है कि इफ यू यूज लाइक 10 करेक्टर, आप 10 करेक्टर ही यूज कर रहे हो, 10 डिजिट यूज कर रहे हो, तो रेस्ट जो 15 है वो क्या करेगा, उसको फ्री करके रिलीज करके रखेगा फॉर द अनदर प्रोसेस। बट वैरकर में क्या है, इट होल्ड 35 कैरेक्टर्स, और 30 कैरेक्टर्स जो भी तुमने यूज किया हुआ ना वो पूरा होल्ड करेगा, वट एवर यू यूज। इफ यू आर यूजिंग 5 कैरेक्टर वो पूरा 30 लेके चले। तो विच वन इज बेनिफिशियल फॉर अस? एंड वैरकर। एंड वैरकर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, इवन सब जगह पे यूज करते हैं। अगर मान लो बिग इंट भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप कैरेक्टर स्पेसिफाई करोगे, इंट को भी करोगे। हमारे पास तो मैकेनिज्म है ना डेटा कन्वर्जन का, जो मैंने आपको बताया था टाइप कन्वर्जन, जो वहां पे हम एंट्री करेंगे उसका टाइप चेंज करके यहाँ पे स्टोर करा देंगे। यदि यहाँ से उठाएंगे उसका टाइप चेंज करके वहां दिखा देंगे, जो टाइप को कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग वहां पे इस तरह से यूज कर सकते हैं, तो सबसे बेटर रहता है हमारे लिए वैरकर और एनवैरकर। ये हो गया। सपोज कर लो ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मेरे कोई भी कॉलम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे एंड कर दूंगा क्या, ब्रैकेट्स। अगर और रहता तो मैं फिर कॉमा लेके और भी लिखता।
तो ये मेरा एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। नाउ इस स्टेटमेंट को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो अगेन सेलेक्ट द एंटायर स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट इट। मेक श्योर एग्जीक्यूशन से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी डेटाबेस के अंदर हो या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे डेटाबेस में टेबल बना लेते हैं और ढूंढते उसको वहां पे, ढूंढ रहे हैं कहाँ पे, चिल्फन के अंदर में, और बना किसमें दिया आपने, मास्टर के अंदर में। आपने वो भूल भूल गए। आपने कहा सर मैंने रन कराया था और एग्जीक्यूट भी किया था, कमांड भी चला था, बट वो कहाँ गया। तो इस तरह से आपको गलतियां हो सकती है आपसे, कि मेक श्योर कि आप जब करो तो इस तरह से कर लें। तो अब ये मेरा इस डेटाबेस के अंदर बन चुका है। अब मैं इसको देखना चाहूंगा कि इसके अंदर है कि नहीं है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। देखो चिल्फन के अंदर आप इसको चिल्फन को खोलते हो, उसके अंदर में देखो टेबल्स है, टेबल को आप खोलते हो, टेबल के अंदर में आपके पास में एक टेबल का नाम आ गया लॉगिन अंडरस्कोर मास्टर। इससे पहले डीबीओ आ रहा है, इसका मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट इस पे आप क्लिक करोगे, देखो इस तरह से आता है। इसमें कितने कॉलम्स है वो दिख रहा है आपको, कि हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, प्लस उसका दिख रहा है कौन सा डेटा टाइप है और कितने साइज है। साथ में इसके कीज भी दिख रही है, प्राइमरी की कौन सा है, ये बता रहा है कि इसका प्राइमरी की जो है वो ये है। तो ये कांस्टेंट वगैरह सारी चीजें, ट्रिगर वगैरह अगर इसमें बनाते हो तो सारी चीजें यहाँ पे स्पेसिफाई करके ये रखता है। इसमें आप ग्राफिकली आप इसमें कर सकते हो। प्लस आपको लगता है अगर आपको कि अगर मुझे कुछ कॉलम्स ऐड करना है, तो आप यहां से भी कर सकते हो। आप इसमें टेबल पे जाओ, आप इस पे राइट क्लिक करो उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे, और इसमें एक ऑप्शन आता है डिजाइन का। इससे आपको दो फायदे, एक तो आपको डेटा टाइप के बारे में पता चल जाएगा, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं इसके। जो मैंने वहां पे स्ट्रक्चर बनाया था, वो मैंने कमांड बेस पे बनाया था, और ये यहाँ पे ग्राफिकल मोड पे। इफ यू वांट टू ऐड सम न्यू कॉलम्स यू कैन ऐड इट। ये यहाँ पे जो डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाई किया वो है, उसके साथ साथ कितने और डेटा टाइप्स होते हैं अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखो यहाँ पे वैर बैनरी भी है, वैर बैनरी के बाद यूनिकनेस आइडेंटिफायर्स भी है, टिंगी भी है, एक्सएमएल भी है, बहुत सारे डेटा टाइप्स है। सो मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, बिग इंट, बाइनरी, बिट, कैरेक्टर, डेट, डेट के लिए होता है, इमेज, इमेज के लिए होता है फ्लोट, डेसिमल पॉइंट्स 18 तक लेगा ये, इसको लेते हो तो। इमेज को स्टोर करने के लिए है, मनी है, लाइक लाइक उस तरह का करेंसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो सो मैंने आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ कॉलम को एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये वाला मोड जो है हम बाद में करते हैं, क्योंकि हम एक बार पहले अपना कमांड बेस्ड अच्छा अच्छा कर लेते हैं। लाइक हमारे को कोडिंग पहले आनी चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट मैं आपको कराऊंगा, अभी तो हमने क्रिएट किया, क्रिएट का तो यूज नहीं है, लेकिन उसके अलावा इंसर्ट अपडेट डिलीट जो आप यहाँ पे ऑपरेशन यूज करोगे इस टेबल के अंदर में, वो सारी चीजें आप यूज करोगे। तो ये जो पार्ट अभी हमने किया है वो किसके अंदर आता है, डीडीएल के अंदर। ठीक है, दूसरा डीडीएल के अंदर एक और आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीडीएल के अंदर उसके एक और आता है, उसको बोलते हैं ऑल्टर। ऑल्टर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर में क्या आएगा, एक तो क्रिएट करना और दूसरा ऑल्टर। अब इसमें दूसरा ऑल्टर कमांड में क्या होगा, ऑल्टर में अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है, यानी एग्जिस्टिंग के अंदर चेंजेस करना है या अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो आप ऑल्टर यूज कर सकते हो। तो ऑल्टर के थ्रू अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है इसके अंदर में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टर, ऑल्टर टेबल। टेबल को करना है, टेबल का नाम क्या है, लॉगिन अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, कॉर्ड ऐड करना है। ऐड करना है क्या, कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है, तो सॉरी कॉलम ऐड करना है तो कॉलम का डायरेक्टली नाम लिख सकते हो। कॉलम का नाम आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, और उसका उसको आप ऐड करने के लिए आपने लिखा डेट। डेट इज अ डेटा टाइप, डेट इज अ डेटा टाइप। और डेट जो डीओबी हो गया, जो कॉलम का नाम हो गया। अगर आपको यहाँ पे संकोच लग रहा है तो आप यहाँ पे वैरकर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वैरकर अगर आप लेते हो तो किसी भी तरह के डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें हम लोग कैरेक्टर ले लिया 20, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 20 इज फाइन। डी डी एम एम वाई 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 लेते हो ना, तो चार के वाई वाई के अंदर, ईयर के अंदर में 4 ले लेते हो, और बाकी दो दो के अंदर, और बीच में स्लैश वगैरह भी आएगा साथ में, तो उन सबको कैलकुलेट करके 20 ले लेते हैं। 20 इज फाइन। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, उस टेबल के अंदर में एक कॉलम और ऐड कर देगा।
इसके अंदर हमने टेबल में एक कॉलम उसने ऐड कर दिया। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे कॉलम को स्पेसिफाई करो, राइट क्लिक करके इसको एक बार क्या करो, रिफ्रेश कर लो, क्योंकि ये सर्वर है। सर्वर को जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे नहीं आएगा। देखो ये कॉलम ऐड हो गया। यस, अगर आपको, हाँ, ये मैंने इसको नहीं रन कराया, मैंने ऑल्टर से एक कॉलम ऐड किया एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। अगर आपको सपोज कर लो ये डीओबी को हटाना है, यहाँ पे जो हमें अभी डिजाइन में खोला था, हाँ वहां भी कर सकते थे। बट वो कब होता है जब आपको ये आता हो, क्योंकि कमांड तो पता होना चाहिए आप। कहीं कहीं पे क्या होता है, ग्राफिकल वो ओपन नहीं होता, क्योंकि आप जब सर्वर पे नहीं कर सकते थे। ये कह रहे हो ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? कि एक बार आपका टेबल क्रिएट जब हो जाता है, तो ये अगर दोबारा से आप इसी टेबल को अगर आप दोबारा से कंपाइल करोगे तो ये बोलेगा क्या, कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस केस में आप नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या करना होगा, एक बार ये कर सकते हो, इस टेबल को पहले ड्रॉप करो, यानी डिलीट करो, फिर से बनाओ, फिर से उसमें कॉलम ऐड करके फिर से रन कराओ। तो उसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारे उस टेबल के अंदर डेटा पड़ा होगा तो वो सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपको उस तरह से नहीं करके इस तरह से करना है। उसी तरह से अगर आपको टेबल के अंदर में जो कॉलम है उसको अगर ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए भी आपको ये सेम कमांड यूज करोगे। ये भी आपका डीडीएल के अंदर ही आता है। मैंने लिखा ड्रॉ ये, और यहाँ पे मैं कॉलम की जगह पे लिख देता हूँ ड्रॉप। और मुझे बताना होगा कि ड्रॉप में किसी किसको करना है, तो मुझे बताना होगा कि ड्रॉप मुझे कॉलम को करना है। इस कॉलम का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ। बस। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में उस कॉलम को ड्रॉप कर देगा। देखो ड्रॉप मतलब डिलीट कर देगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया। रिफ्रेश करते हैं इसको, अब देखो वो कॉलम नहीं है। उसी तरह से किसी भी टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में डेटा कॉल, डेटा टाइप को, जैसे यहाँ पे वैर एन वैर क्या था, मैं इसको वैर कर करना चाहता हूँ। सपोज इसको वैर कर करना चाहता हूँ और इसको करना चाहता हूँ 13। तो ये कैसे होगा, उसके लिए भी हम अल्टर लिखेंगे। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे, वो तीनों ये डीडीएल के अंदर आता है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर, अगेन ऑल्टर लिखेंगे। ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, सपोज कर लो मोबाइल है। मोबाइल एग्जिस्टिंग होना चाहिए। ऑल्टर अगर कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग, ऐसा ना हो कि आपका एग्जिस्टिंग ना हो और उसके अंदर में आप ऑल्टर कर रहे हो, तो नहीं होगा। सबसे पहले आपको ऐड करना होगा, फिर आपको ऑल्टर करना होगा उस केस में। तो यहाँ पे आपने लिखा मोबाइल नंबर, और आप लिखते हो अपने वैर कैर, और उसका साइज आपने क्या कर दिया, 13। राइट। तो ये क्या करेगा, अब उसको ऑल्टर करेगा। यहां से इसको रन कराते हैं। एग्जिस्टिंग टेबल में उसने क्या किया, चेंजेस कर दिए। कॉलम के अंदर चेंजेस कर दिए। मोबाइल नंबर वैर कैर 13 आ गया, पहले था एन वैर कैर। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा टेबल को क्रिएट करना, फिर हमने देखा टेबल के अंदर में ऑल्टर करना, लाइक एक हमने कॉलम भी ऐड किया, फिर ड्रॉप किया, फिर उस कॉलम, एग्जिस्टिंग कॉलम को हमने चेंज भी किया। तो ये तीनों जो है वो किसके अंदर आएगा, डीडीएल के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। राइट। तो इसका आपका एक पार्ट एसक्यूएल का कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर में हम लोग यूज करते हैं डीक्यूएल, जिसको हम कहते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो मेरा डेटा है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी हैव, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। चलो डीक्यूएल हम बाद में देखते हैं, डीक्यूएल से पहले हम लोग देखते हैं डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो दूसरी कैटेगरी है इसकी। इसका नाम है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर में हम लोग डेटा में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करेंगे। एग्जिस्टिंग टेबल कौन सा है, ये एम्प्लॉय का, सॉरी लॉगिन का। इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट कराएंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम क्या था, लॉगिन यूजर। और लॉगिन यूजर के अंदर में जो था, लॉगिन यूजर, और उसके अंदर में वैल्यूज। वैल्यूज में हम लोग यहाँ पे
वैल्यूज में हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, वैल्यूज में उसकी वैल्यूज डालेंगे, यानी कि इंसर्ट इनटू लॉगिन यूजर, और वैल्यूज के अंदर में हम लोग यहाँ पे डालेंगे जो वैल्यूज हम चाहते हैं। अब वैल्यूज के अंदर में हमें ये देखना पड़ेगा कि वैल्यूज किस तरह की वैल्यू है। देखो, जहां पे भी कैर आएगा, यानी कि वैर कैर, एनवैर कैर, या कैर, या किस तरह का कोई, हाँ, या वैर कैर, जो भी आएगा, अगर कैर आ रहा है उसकी वैल्यू सिंगल कोड में जाएगी। और जहां पे इंट है, मनी है, डबल है, फ्लोट है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट जाएगी। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरा सब ऑलवेज सब सारे मेरे वैर कैर में ही है, सब में कैर आ रहा है, जिसमें सब में सारी वैल्यूज हमें सिंगल कोड के अंदर जाएंगे। सबसे पहले मुझे ईमेल आईडी इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पे सिंगल कोड में डालूंगा और यहाँ पे ईमेल आईडी स्टोर कराऊंगा, ये gmail.com। ठीक है। उसके बाद क्या है, पासवर्ड है, 123 पासवर्ड हमने कर दिया। उसके बाद क्या है, नेम है, नेम मैंने अजय कर दिया। और उसके बाद क्या था, डेट ऑफ, सॉरी, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिंगल कोड में ही मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। राइट। फाइनली क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। इसको मैं इंटायर स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस, एंड उसके बाद इसको रन कर। वन रो अफेक्टेड आ गया, मतलब कि उस टेबल के अंदर में एक रो इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको देखना है कि आपकी वैल्यू इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है, आप ग्राफिकल मोड में भी देख सकते हो। इस पे हम लोग जाते हैं, इस टेबल पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। ये सेलेक्ट की क्वेरी दिखाएगा। देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर हो गई है, उस टेबल के अंदर में एक वैल्यू मेरी स्टोर हो गई। ये जो आपने अभी मैंने जो सेलेक्ट किया, ये मैंने ग्राफिकली किया, ये डीक्यूएल था, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू आपने वैल्यू को वो किया था। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं, इंसर्ट हो गया, अपडेट। इंसर्टेड वैल्यू के अंदर मुझे अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है, मुझे अपडेट करना है मेरा मोबाइल नंबर, तो मुझे कैसे करना होगा, मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, अपडेट। टेबल का नाम क्या है, लॉगिन यूजर, और किसको अपडेट करना है, तो उससे पहले मुझे लिखना होगा सेट। पहले अपडेट, टेबल का नाम, सेट, किसको सेट करना है, तो सेट में लिखेंगे हम जो कॉलम का नाम है, स्पेसिफिक जो कॉलम का नाम है वही लिखेंगे। मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, सिंगल कोट के अंदर में मोबाइल नंबर हम डालेंगे। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं +91। ये मैंने एक मोबाइल नंबर डाला, लेकिन ये मोबाइल नंबर किस कॉलम में चेंज करेगा, मुझे वेयर लिखना पड़ेगा इसके बाद, वेयर, जिसमें चेंज करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वेयर नहीं लिखूंगा तो वो तो सारे में, अगर मैं सिर्फ इसी स्टेटमेंट को चला दूं और मेरे पास में 2000 रोज हैं, तो 2000 रोज के अंदर में ये सेम मोबाइल नंबर डाल देगा। लेकिन मुझे किसमें करना है, मुझे उसी कॉलम में करना है जिस कॉलम के अंदर में मैं चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने, जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने इसको डिफाइन कर रहा था, तो मैंने इस कॉलम में एक कांस्टेंट की रखी थी, इसको प्राइमरी की रखी थी। तो मैं प्राइमरी की के बिहाफ पे क्या करूंगा, इसको अपडेट करूंगा। अगर मैं प्राइमरी की के बिहाफ पे नहीं करता, अगर सपोज करो मैं नेम के बिहाफ पे करूं, तो मुकुल के नाम से तो 10 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो, सबके सेम नंबर, मोबाइल नंबर कर देगा। ठीक है। इसीलिए हम प्राइमरी की के बिहाफ पे कर देंगे, प्राइमरी की सिंगल होगी, दूसरी बनी नहीं सकती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा वेयर, वेयर ईमेल आईडी, जो कॉलम का नाम होगा, इज इक्वल टू, जो मैंने वहां पे डाला था, a@gmail.com। अगर मैं लिखता हूं और इसको मैं अपडेट कराता हूं अब, तो यहाँ पे देखोगे ये, इसकी वैल्यू जो है वो डेटाबेस में अपडेट हो गई। वन रो अफेक्टेड दिखेगा जहां पे, समझना अपडेट हो गया। जीरो लिख दिखेगा, ये जीरो रो अफेक्टेड, मतलब कि नहीं हुआ अपडेट। राइट। अब मैं देखना चाहता हूँ, डीक्यूएल यूज कर लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, लॉगिन यूजर, ये डीक्यूएल है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज में हम लोग सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आपके पास में जो भी वैल्यूज थी वो आ गई। अब मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया। राइट। अब मैं सेम रो को मैं दोबारा अगर इंसर्ट करना चाहूंगा तो होगा क्या, मैं, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया, नाम भी मैंने चेंज कर दिया, और ये भी मैंने चेंज कर दिया। तो क्या ये लेगा, ये नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा,
क्योंकि ऑलरेडी ईमेल आईडी जो है वो आपका क्या है, प्राइमरी की है। वो ये कह रहा है कि आप ईमेल आईडी चेंज कर दो, बाकी सब सेम रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहता है कि ईमेल आईडी आप चेंज कर दो, मुझे सब सेम रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ईमेल आईडी को आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ वायलेशन ऑफ प्राइमरी की आ गया, मतलब कि कह रहा है कि ये डुप्लीकेट की जो है हम नहीं इंसर्ट करा सकते। कि ये कहता है कि ए की जगह बी कर दो, मैं ले लूंगा, कुछ भी चेंज कर दो, ये सेम नहीं होना चाहिए, मैं इंसर्ट करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं दोनों को क्या करता हूं, मैं दोनों को यूनिक रिकॉर्ड लेके चलूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो रिकॉर्ड हो गए मेरे पास, दो रिकॉर्ड स्टोर हो गए, दोनों के अलग अलग रिकॉर्ड पे आ गए। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया डीक्यूएल। तो उसी तरह से अगर आपको सपोज करो अपडेट करना है, आपको नाम में भी अपडेट करना और मोबाइल में भी अपडेट करना, तो क्या लिखोगे आप? दो अगर कॉलम इकट्ठे अपडेट करने हो तो क्या लिखोगे? जो आपने सेट लिखा था ना, कॉलम का नाम लिखा था, इसकी जगह पे आप कॉमा लगाओगे और फिर कॉलम का नाम लिखोगे। फिर अपने कॉलम का नाम सपोज कर लो आपको चेंज करना है उसका पासवर्ड भी, तो आप कॉलम का नाम लिखोगे पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड में आपने जो भी चेंज करना था वो पासवर्ड डाल दोगे, फिर वेयर लिख दोगे। आपको एक और कॉलम चेंज करना है वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आपकी ईमेल आईडी अपडेट हो जाए तो वो नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी की का एक प्राइमरी की के अंदर में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी की इज अ कांस्टेंट, कैन नॉट बी चेंज, द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, द वैल्यू कैन नॉट बी लाइक डुप्लीकेट वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्ट, एंड वैल्यू कैन नॉट बी नल। नल का मतलब होता है अगर मैं इस कॉलम को छोड़ के, अगर मैं इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देता हूं, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं डालता, और बाकी में अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ, कभी भी इंसर्ट नहीं होगा। यानी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपने ईमेल आईडी अपने अपना एनरोलमेंट नंबर डाला ही नहीं और आप कहोगे कि पे नाउ, पे फी, तो ले लेगा क्या? कभी नहीं लेगा, क्योंकि दिस इज मैंडेटरी फील्ड्स, राइट। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो उस तरह से आप लोग कई सारे कॉलम्स आप अपडेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी दोबारा इसको रन कराता हूँ, देखो इसमें दोनों कॉलम में अपडेट कर दिया उसने, यानी इसका पासवर्ड भी उसने 101 का, ए वाले का देखो उसने पासवर्ड भी चेंज कर दिया। ठीक है, और अगर मुझे डिलीट करना है इसमें, तो डिलीट करने के लिए मुझे लिखना होगा डिलीट टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? लॉगिन, डिलीट लॉगिन वेयर, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू, जिसको मुझे डिलीट करना है, मुझे बी वाले कॉलम को डिलीट करना था तो मैं लिखूंगा b@gmail.com, जो मेरा आईडी थी। अगर मैं डिलीट के टाइम पे, डिलीट के टाइम पे अगर मैं प्राइमरी की भी यहाँ पे नहीं डिलीट करता हूँ, क्या होगा? सपोज कर लो मुझे अभिषेक को डिलीट करना है, ठीक है, तो उसने क्या किया, यूजर ने कहा कि एक काम करो, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू अभिषेक कर दो। अब उसको पता नहीं बेवकूफ को कि उस अभिषेक जो है 200 अभिषेक है इसके अंदर में, अब क्या करेगा, 200 रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। भाई अभिषेक का जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है उसको उठाओ ना, उसके भी यहाँ पे डिलीट कर दो, पर्टिकुलर उसमें होगा। अभिषेक का एड्रेस चेंज करना था, उसने क्या किया, उसके नाम के भी यहाँ पे चेंज कर दिया, तो नाम में क्या किया, वो 200 रिकॉर्ड में जो अभिषेक थे सबके एड्रेस सेम कर दिए इसने। तो ये इस तरह का की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसर्शन एनोमलीज कहते हैं, डिलीशन एनोमलीज एंड अपडेशन एनोमली। एनोमलीज कब आती है? जब हमारा टेबल नॉर्मलाइज नहीं होता। नॉर्मलाइज मतलब उसमें प्राइमरी की नहीं है। जब आपके टेबल के अंदर में प्राइमरी की नहीं होगी तो क्या होगा, अननॉर्मल फॉर्मेट में होगा, एबनॉर्मल फॉर्मेट, मतलब उसमें क्या होगा, डुप्लीकेसी होगी, 100% होगी, राइट। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान रखना है आप लोग को। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, देखो वन रो अफेक्टेड दिख रहा है। अब हमारे पास में क्या होगा, एक रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो चुका है, बी वाला। तो इंटायर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग टेबल को हमने क्रिएट करना सीख लिया, और सो क्रिएट हमने डीडीएल में सीख लिया, और हम लोगों ने अभी जो सीखा है वो डीएमएल में सीखा, इंसर्ट अपडेट डिलीट, और डीक्यूएल में हम लोगों ने सिलेक्ट की क्वेरी लिखा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन तीनों को थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करके बनाना है, ताकि हम, क्योंकि ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट, ये चारों पे ही आपकी कोडिंग पूरी चलेगी फ्रंट एंड पे, जो मैं आपको कराऊंगा।
तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोग उसको यूज़ करेंगे अभी। ठीक है? इसके बाद हम लोग स्टोर प्रोसीजर सीखेंगे। इसको उसके बाद फिर हम लोग उसको एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे।